हमारे देश में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, समझ में क्या आ रहा है। जनाब 2 टके की बात है, बस इतना समझ लीजिए आप एक आम आदमी हैं। उस आदमी की हैसियत कुछ भी नहीं, क्योंकि साहब का दिल दीवाना है, बस इतना बताना है। मिला जो खजाना है वो इश्क का परवाना, जो ना समझे वो मजनू दीवाना है। क्योंकि जिस तरह से लड़कियों के जिस्म नोचने के बाद, उनकी छाती रौंदने के बाद, पजामे का नाड़ा तोड़ने के बाद जिस तरह से इसे गुनाह नहीं माना जाएगा, जिस तरह से इसे बलात्कार, रेप की कोशिश नहीं माना जाएगा, ठीक उसी तरह से जज साहब के घर पर मिला हुआ करोड़ों का रोकड़ा अपराध नहीं माना जाएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अब हमारे देश में हालात तेजी से बदल रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि करप्शन को कानूनी दर्जा दे दिया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार को अपराध के दायरे से बाहर निकाल देना चाहिए। रिश्वतखोरी जुर्म के दायरे से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि जब कोई हरकत आम हो जाती है उसे अपराध कहना ठीक नहीं है। अब दिल्ली हाईकोर्ट वाले जज साहब को ही देख लीजिए। जलते हुए नोटों का वीडियो खुद देश की सबसे बड़ी अदालत ने जारी किया है, जिसमें फायर ब्रिगेड वाले कह रहे हैं कि महात्मा गांधी में आग लग गई है। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई, मालिया। रुपयों के जले हुए ढेर नजर आ रहे हैं, फिर भी इसे भ्रष्टाचार नहीं कहा जाएगा, क्योंकि रुपया एक जज साहब के बंगले से मिला है। पर मामला अगर आम आदमी का होता तो अब तक उसके मान, सम्मान और इज्जत को बुलडोजर के नीचे रौंद दिया गया होता। अदालत को दरकिनार करके थाना, पुलिस सिस्टम सबने अपना फैसला सुना दिया होता। लेकिन मामला जज साहब का है, मामला मलॉट का है, मामला न्याय के देवता का है, मामला फरमान सुनाने वाले आका का है। इसलिए खबरदार जो किसी ने जज साहब की ईमानदारी पर शक किया। इतनी हिम्मत है जो पूछ ले कि मिलॉर्ड के खिलाफ एक्शन कब होगा। देश की सबसे बड़ी अदालत में 3 जजों की एक कमेटी बना दी है। इन हाउस जांच कराई जा रही है। ये 3 जज साहिबान अलग अलग हाईकोर्ट के जज हैं, जो जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर मिले हुए रकम की जांच करेंगे और वही तय करेंगे कि जज साहब कितने ईमानदार थे। जज साहब के खिलाफ जज साहिबान की कमेटी इन हाउस जांच करेगी, लेकिन फायर ब्रिगेड की चीफ की जांच कौन करेगा? जज साहब के पास रुपया कहां से आया, इसकी जांच तो इन हाउस हो जाएगी। पर फायर ब्रिगेड के प्रमुख ने क्या बालाजी के प्रसाद को हासिल करने के लिए झूठ बोला था, या अजंता एलोरा की गुफाओं के दर्शन के लिए कैश मिलने से इनकार किया था? पर सवाल है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जज साहब को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर के लिए प्रस्ताव पारित किया, क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई डंपिंग यार्ड है जहां पर कचरा डंप किया जाएगा? क्योंकि पजामे का नाड़ा तोड़ने का समर्थन करने वाले जज भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं, जिन्हें अभी तक नहीं हटाया गया। लेकिन जजों के इन हाउस जांच का अंजाम कैसा होगा, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने क्राइम सीन को सील नहीं किया, सबूतों को अपने कब्जे में नहीं लिया। बकौल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एसएन ढींगरा ने मामले को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं कि आखिर पुलिस ने क्राइम सीन को सील करते हुए अपने में कब्जा क्यों नहीं किया, क्योंकि ऐसा ना करने पर सबूतों से छेड़छाड़ करने की संभावना बन गई। और इतना ही नहीं, पूर्व जज ने यह भी कहा कि अभी किसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से कोई खास उम्मीद नहीं है। मतलब जो कुछ होना था वो हो गया है, सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, जांच से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। खैर, जज साहब ने खुद पर लगे तमाम इल्जामों को खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है और कह दिया है कि इन रुपयों से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो सीधे कह रहे हैं कि ये सब उन्हें फंसाने और बदनाम करने की एक साजिश है। वो कह रहे हैं कि घर के स्टोर रूम में बरामद नकदी से मेरा या मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने नकदी मिलने की घटना को बेतुका करार दिया है और कहा कि घर के स्टोर रूम से बरामद नकदी से मेरा या परिवार का कोई ताल्लुक नहीं। इस बात का खंडन करता हूं, कथित नकदी हमारी थी, आरोप बेतुका है। कोई व्यक्ति स्टाफ क्वार्टर के पास खुले और इस्तेमाल किए जाने वाले स्टोर रूम में नकदी स्टोर कर सकता है, ये यकीन के लायक नहीं है। लेकिन वो अपने बयान उस लूप होल का भी जिक्र करते हैं जिसके बारे में पूर्व जज ढींगरा बता रहे थे। जस्टिस यशवंत वर्मा कहते हैं कि उस वीडियो क्लिप में यह बात नहीं बताई जा रही है कि उसे मौका वारदात पर हादसे के वक्त ही रिकॉर्ड किया गया है। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि उसमें कुछ भी बरामद या जब्त नहीं किया गया। किसी भी कर्मचारी को साइट पर मौजूद नकदी या करेंसी के अवशेष नहीं दिखाए गए। जज साहब सीधे सीधे वीडियो पर ही सवाल उठा रहे हैं, पर यह बात यकीन के लायक नहीं है कि पैसा एक ऐसे कमरे में कोई क्यों रुपया रखेगा जिसे स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जहां कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। तो क्या इसे यह मान लिया जाए कि कोई आने जाने वाला ही इन रुपयों को देख चुका होगा? शायद उसने ये भी सोच लिया होगा कि अगर वो इसकी खबर बाहर देगा तो मामला दब जाएगा, या हो सकता है कि भ्रष्टाचार के मामले में सब के सब एक ही हमाम में नंगे हो जाएं।
हो सकता है कि जज साहब के किसी स्टाफ ने ही भांडा फोड़ने के लिए आग लगाई हो ताकि स्टोर रूम की हकीकत बाहर आ जाए। पैसे भी कोई 1-2 लाख नहीं रखे थे, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में तो कहा जा रहा है कि जज साहब के घर पर तो पैसे बरामद हुए हैं वो तकरीबन 15 करोड़ रुपए था। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने जब खुद ही वीडियो को शेयर कर दिया है, खुद ही बता दिया है कि हम जांच कर रहे हैं, तो बहुत कुछ सोचने और समझने की जरूरत नहीं है। पर इन सब के बीच में इतना तो समझ आ गया है कि हमारे देश की पुलिस, हमारे देश के सरकारी बाबू, सरकारी अधिकारी, सरकारी महकमा उन लोगों के हाथ की कठपुतली है जो करप्शन के किंग माने जाते हैं, जो खुद ही करप्शन के मास्टरमाइंड माने जाते हैं। क्योंकि याद करिए कि जब जज साहब के घर पर कैश मिलने की बात सामने आई थी, फायर ब्रिगेड के प्रमुख अतुल गर्ग ने कहा था कि जज साहब के घर से कोई कैश नहीं मिला। लेकिन अब तो यह बात सामने आ चुकी है कि जज साहब के यहां से पैसा मिला था। फिर भी सच को छुपाने के लिए अतुल गर्ग ने कोरा झूठ बोला था। और यह झूठ क्यों बोला था, इस घटना को छिपाने में दिल्ली अग्निशमन सेवा की भूमिका पर सवाल खड़ा हो रहा है। अब भले ही जज साहब इस बात को कह दिया जाए कि मैं उस कमरे में कोई नहीं रहता था, या उस घर से या उस क्वार्टर में से मेरा कोई लेना देना नहीं था, वो स्टोर रूम था, पर सवाल यह है कि क्या वो जज साहब के बंगले का हिस्सा नहीं था? क्या वो जज साहब के कैंपस का हिस्सा नहीं था? अगर नहीं था तब तो जज साहब के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल उठता है। पर अगर जज साहब के घर के दायरे में उस कमरे की गिनती है तो इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर ये घटना किसी पत्रकार के साथ हुई होती, किसी राजनेता के साथ हुई होती, आम आदमी के साथ हुआ होता, तो पहले उसकी गिरफ्तारी होती, उसे रिमांड पर लिया जाता। लेकिन जज साहब खुद दूसरों को सजा सुनाने वाले हाकिम हैं, इसलिए उनकी गिनती एक आम आदमी में नहीं होती और ना ही उनके लिए कानून एक जैसा है, क्योंकि यह बहुत बड़ा ढकोसला है कि कानून हर किसी के लिए बराबर है। हमारे देश में जज के लिए अलग कानून है, नेता के लिए अलग कानून है, पुलिस के लिए अलग कानून है, पैसे वाले अमीर के लिए अलग कानून है, मिडिल क्लास के लिए अलग कानून है, आम आदमी के लिए अलग कानून है। एक मुकदमा किसी आम आदमी पर दर्ज होता है तो तुरंत नगर निगम और म्युनिसिपल वाले उसके घर को अवैध बताने में जुट जाते हैं। सुबह नोटिस थमाते हैं, फिर दोपहर में घर गिरा देते हैं। पर चाहे कितना ही संगीन मामला नेताओं पर दर्ज हो जाए, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद हजार का लोन एक किसान समय पर नहीं चुका पाता तो उसके ट्रैक्टर, उसके खेत, उसकी जमीन पर बैंक कब्जा कर लेता है, नीलामी कर देता है। पर अरबों खरबों का लोन लेकर डकार जाने वाले धन्ना सेठ के लिए कानून अलग है। सबसे कम टैक्स देने वाला धन्ना सेठ मौज काटते हैं, लेकिन एक आम आदमी सबसे ज्यादा टैक्स भरने के बाद भी चैन की सांस नहीं ले सकता। कौन कहता है कि हमारे देश में कानून हर किसी के लिए एक बराबर है? अगर एक बराबर होता, ज्यादातर सांसदों और विधायकों के घर पर बुलडोजर चल चुका होता। कानून सबके लिए एक बराबर होता। ये कोरी बकवास से ज्यादा कुछ भी नहीं। जेब में अगर पैसा और ऊपर तक कनेक्शन है तो नाड़ा तोड़ने के बाद भी कानून की नजर में बलात्कार जैसा संगीन अपराध भी अपराध नहीं माना जाएगा। कुल मिलाकर कानून कानून नहीं है और संविधान संविधान नहीं है। जिस तरह से नेताओं को वोट देकर जनता देश की मालिक नहीं होती, जिस तरह जनता का वोट लेकर सत्ता में बैठने वाला नेता जनता का गुलाम नहीं होता, जनता का सेवक नहीं होता, जनता का प्रधान सेवक नहीं होता, ठीक उसी तरह से जनता के वोट के दम पर नेता बनने वाला शख्स भी जनता का गुलाम नहीं होता। उसी तरह से देश का कानून भी कानून नहीं होता, क्योंकि ये कानून रुतबा देखता है, ये कानून पोजीशन देखता है, ये कानून हैसियत देखता है, ये कानून औकात देखता है, ये कानून सामने वाले का जेब का माल देखता है। महल वालों के लिए अलग कानून है और झोपड़ी वालों के लिए अलग कानून है। गरीब और आम आदमी के घर मकान पर बुलडोजर चलाना हो, कानून के मायने बदल जाते हैं। अंबानी के घर पर बुलडोजर चलाना हो, कानून ही बदल दिए जाते हैं। हमारे देश की जनता सिर्फ मंदिर का एक घंटा है, जैसे कोई भी आता है और चुपचाप हिलाकर चला जाता है, बजाकर चला जाता है। ये पूरी तरह से कोरी बकवास है कि इस देश की जनता ही देश की असल मालिक है। जनता की औकात बस इतनी है कि वो लाइन लगा सकती है, वोट डाल सकती है, किसी नेता को चुन सकती है, रैली में ताली बजा सकती है, लेकिन जनता जान नहीं सकती है कि कौन सा नेता कितना ईमानदार है, कितना बेईमान है, और उसकी डिग्री देखने का अधिकार जनता को नहीं है। आप कितना कमाते हैं, कहां से पैसा लाते हैं, ब्रेड में मक्खन लगा है तो जीएसटी लगेगा। कागज, कलम, पेंसिल भी जीएसटी चुकाए बगैर नहीं मिल सकता। एक कर्मचारी अपनी पूरी जिंदगी सरकार को दे देता है, पर उसे पेंशन देते वक्त सरकार नियम बदल देती है। कहती है कि भले ही तुम 1980 से नौकरी कर रहे थे, भले ही तुम 1990 से नौकरी कर रहे हो, भले ही तुम 60 साल की उम्र में रिटायर होने जा रहे हो, पर हमने तुम्हारे माथे पर रेगुलर शब्द का मोहर लगा दिया है।
और 2005 के बाद अगर तुम रेगुलर हुए हो तो हम तुम्हें 1 रुपया भी पेंशन नहीं देंगे, क्योंकि हम ही नियम बनाने वाले हैं और हम ही नियम बनाकर पेंशन का पैसा हड़पने वाले हैं। लेकिन एक नेता अगर एक बार भी सांसद और विधायक बन गया तो पूरी जिंदगी उसे पेंशन और सरकारी सुविधाएं मिलती रहेंगी। जब वो सिर्फ एक नेता है, ना कि सरकारी कर्मचारी, फिर वो पेंशन का हकदार है। लेकिन एक सरकारी कर्मचारी पूरी जिंदगी सरकार को दे देता है पर उसे पेंशन नहीं मिलती। पर नेता जितनी बार सांसद विधायक बनेगा उतनी बार का पेंशन उसे मिलता रहेगा। इसलिए ना तो कानून एक बराबर है और ना ही कानून सबको एक नजर से देखता है। बुलडोजर चलना है तो कानून ये देखता है कि जिसके ऊपर बुलडोजर चलना है वो रुपये वाला है, पूंजीपति है, थानेदार है, कोटेदार है, सेवादार है, या फिर अदालत में बैठने वाले जज साहिबान हैं। कुल मिलाकर आग लगे बस्ती में, अपना राजा मस्ती में। तो नागरिकता पर गुमान करने वाले मूर्खों को लगता है कि हमारे देश में कानून सबके लिए एक बराबर है। नागरिकता पर गुमान करने वाले नागरिकों, तुम सिर्फ एक तबला हो, तुम सिर्फ ढोल हो जिसे कोई भी बजाकर चला जाता है, क्योंकि कानून सबके लिए एक जैसा नहीं होता। जज है और पुलिस है, नेता है, और आम नागरिक आम है जिसकी हैसियत सिर्फ एक आम के जैसी है। बल्कि यूं कहें कि तुम आम जैसे भी नहीं हो, तुम सिर्फ गुठली बन चुके हो जिसे चूस कर फेंक दिया जाता है। यही तुम्हारी औकात है। तो जोर से बोलो, 100 में 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज कासी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।